वो कुछ घटनाएँ ऐसी हुई देश के अंदर, आपस में लोग लड़ भिड़ कर कितने कमज़ोर कर दिया एक-दूसरे को, कि उसका काम कंपनी काम इन्हीं लोगों ने किया। मराठों ने, मुगलों ने, अफ़गानों ने, इन लोगों ने मिलके सारा काम उनके लिए आसान कर दिया। संस्कृत शहरों में नहीं बनती, संस्कृत गाँव में बनती है। उनके इर्द-गिर्द जो गाँव होते हैं, उनसे संस्कृत बनती है। अवध की संस्कृति और महाराष्ट्र की संस्कृति और वहाँ की मद्रास की संस्कृति में क्या फ़र्क है? वो वहाँ के गाँव से मालूम पड़ेगा। उन लोगों ने बनाया है उसको। गांधी जी का चरित्र ऐसा था कि उन्होंने पूरी दुनिया को वो बिलीव करने के लिए बाध्य कर दिया जो वो नहीं थे। जो आदमी परलोक न मानता हो, जो आदमी अपने अंतिम संस्कार के बारे में बोला हो, कोई हमारा अंतिम संस्कार नहीं किया, कोई क्रियाकर्म नहीं किया जाएगा, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में हमको जलाया जाएगा, वो आदमी पुराणों को कैसे मानेगा? पुराणों की कहानियों को कैसे मानेगा? अम्बेडकर उनके हर काम को अप्रूव करते थे। उनकी अपनी किताब में पाकिस्तान में उन्होंने पूरा एक चैप्टर डिवोट किया है सावरकर को। जो हिंदुओं का पक्ष था पार्टीशन में, उसको उन्होंने सावरकर का पक्ष माना है। सावरकर को रिप्रेजेंटेटिव माना हिंदुओं के पक्ष के। और गांधी के पक्ष का तो मतलब जो कांग्रेस का जो पक्ष था, कोई पक्ष ही नहीं मानते। वो तो कहते ढुलमुल हैं, उनको सिद्धांत ही नहीं उनका। इधर से उधर मुसलमानों की वो तो लेन-देन विश्वास करते हैं, गिव एंड टेक में और बार्गेनिंग में। नमस्कार। आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। यह साहित्य तक स्टूडियो है और आज हमारे स्टूडियो में अतिथि के रूप में मौजूद हैं कमलाकांत त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद और नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कार्यक्रम में हम किसी भी रचनाकार के जीवन कर्म पर, उनकी पुस्तकों पर बातचीत करते हैं। ये बातें मुलाकातें कार्यक्रम है। कमलाकांत त्रिपाठी जी के जो प्रशंसक हैं, जो इनके पाठक हैं, वो तो इनके बारे में जानते ही हैं, लेकिन अब मैं अपने उन दर्शकों को जो पहली बार हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहे हैं, उनको बता दूं। आपका जन्म 25 फरवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के बसौली गांव में हुआ। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से एमफिल की उपाधि प्राप्त की। 1972 से 1975 तक आप राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक भी रहे गोरखपुर विश्वविद्यालय में। इसके बाद 1975 से 2012 तक भारतीय राजस्व सेवा में आपका चयन हुआ और आपकी जो आखिरी नियुक्ति जब आप सेवानिवृत्त हुए तो आयकर लोकपाल के पद से सेवानिवृत्त हुए। लेकिन कमलाकांत जी की पहचान यह नहीं है केवल। आज मैंने अकादमिक उपलब्धियों की बात की, आपके कार्यक्षेत्र की बात की, लेकिन आपकी पहचान इससे इतर साहित्य के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर है। आपकी ढेर सारी प्रकाशित कृतियों में उपन्यास के तौर पर अगर बात करूं मैं तो पाहीघर, सरयू से गंगा, निशांत का कोहरा घना, बेदखल, तरंग, कहानी संग्रह, मृत्युराग, बड़की बहू, अंतराल प्रकाशित हुए। इसके अलावा विविध विधाओं में आपने प्रचुर लेखन किया। बहुत सारे लेख लगातार लिखते रहे और कोई भी ऐसा बर्निंग हम कह सकते हैं वह विषय जो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के नायकों से जुड़ा हो, विचार और चिंतन से जुड़ा हो, तो उसमें भी आपकी व्याप्ति रही और उस पर भी बहुत सारी कृतियां आई, जिसमें सुभाष वर्सेस गांधी, बेसिक्स ऑफ हिंदुइज्म, रोड टू एक्सीलेंस, शाश्वत धर्म, ज्ञान योग, कर्म योग एवं भक्ति योग, इकबाल पर भी आपने बहुत सारा कुछ प्रचुर लेखन किया है। अभी आपकी एक किताब आई है, विनायक दामोदर सावरकर नायक बनाम प्रतिनायक। जिन पुस्तकों की बात मैंने किया, मृत्युराग, सरयू से गंगा, बड़की बहू और निशांत का कोहरा घना, इसके अलावा आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि आपकी जिन कृतियों की मैंने चर्चा की वो कृतियां आपको दिखेंगी यहाँ पर। मैं सर वहां से शुरू करना चाहता हूं जहां से प्रतापगढ़ के बसौली गांव से आपका बचपन कैसा था,
प्रतापगढ़ से शुरुआत हुई, फिर आप चंडीगढ़ भी पहुँचे पढ़ाई के सिलसिले में, इलाहाबाद पहुँचे। इस यात्रा के बीच में एक प्रचुर प्रशासनिक अनुभव के साथ-साथ सृजन की जो प्रक्रिया है, और आपकी पुस्तकों पर मैं अलग से बात करूँगा, औपन्यासिक कृतियों पे बात करूँगा। ये जो लेखन का वितान है, जिसमें गाँव, अवध की माटी, वहाँ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जो राष्ट्र नायक हैं भारत के, जिनसे हमारी पहचान बनती है, चाहे वह गांधी हो, चाहे सुभाष हो, चाहे वह हिंदुत्व हो, चाहे इकबाल हों, और चाहे अकबर सावरकर, ये जीवन में कैसे आते चले? आपका प्रश्न बहुत व्यापक है। मैं समझता हूँ कि समय की कोई ऐसी स्ट्रिक्ट सीमा नहीं है। जी, जी। मैं बसौली, जैसा कि आपने कहा, अवध का एक गांव है बसौली, जैसे और गांव होते हैं, वहाँ पैदा हुआ। एक किसान परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी शुद्ध किसान थे। मेरे जो पितामह थे वो संस्कृत के विद्वान थे और काफ़ी जागरूक सज्जन थे, और पूरे इलाके में उनका बहुत सम्मान था, उनका आना-जाना था, बहुत उनका ज्ञान केवल संस्कृत तक सीमित नहीं था, व्यवहार, राजनीति, इतिहास तक उनका ज्ञान फैला हुआ था। तो बचपन में उनका बड़ा संस्कार मेरे ऊपर पड़ा। इसकी वजह से मैं थोड़ा और छात्रों से और विद्यार्थियों से जो पढ़ने जाते थे, थोड़ा अलग रहा। मेरी जो शिक्षा हुई वो गाँव में हुई पहले तो, लेकिन मैं हाई स्कूल करने प्रतापगढ़ आ गया। तो प्रतापगढ़ से फिर मैंने इंटरमीडिएट किया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ गया। नहीं, प्रतापगढ़ से मैंने केवल हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इलाहाबाद से किया। अच्छा। तो इलाहाबाद में इंटरमीडिएट और बीए और एमए तीनों हमने किए। वहाँ का माहौल, जैसा कि आप जानते हैं, साहित्यिक माहौल, बौद्धिक माहौल, उसमें प्रभावित रहा, उसमें घुसा भी। कई ऐसे साथी मिले, कवि, लेखक जिनके प्रभाव में आया। परिमल का उसमें काफ़ी वहाँ दबदबा था उस साहित्यिक ज़माने क्षेत्र में। में। जगदीश गुप्त थे, धर्मवीर भारती कभी-कभी आते थे, निर्मल वर्मा वगैरह थे। तो इलाहाबाद उसमें गढ़ था साहित्य का। बच्चन जी भी रहे होंगे उस बच्चन समय, जी चले नहीं, जा जा चुके थे, जा जा चुके थे। चुके थे। बच्चन जी गोरखपुरी का टाइम खत्म हो चुका था। ये लोग थे। और नई पीढ़ी, महादेवी महादेवी जी थी, जी थी। लेकिन काफ़ी निष्क्रिय हो जी, गई थी। हाँ। तो ये लोग थे, और एक नई पौध उग रही थी। अश्क वगैरह के जो बेटे इनके, नीला अश्क नीला, वगैरह, जी। नए-नए निकल रहे थे लोग। और मटियानी जी थे उस समय, मटियानी काफ़ी सक्रिय थे उन दिनों। तो वहाँ के माहौल में हम हमारा जो एक फॉर्मेशन हुआ, जो फॉर्मेटिव पीरियड था, वो बीता। बसौली गाँव की विशेषता ये थी कि हमारे एक परिवार के एक सज्जन थे, जो 1857 के युद्ध में भाग लिए थे और ब्रिटिश सेना की ओर से भाग लिए थे। उन्हीं की गद्दी पर हम लोग आए, मतलब उनके नवासे पर आए, उन्हीं की बेटी के नवासे पर आए, मतलब उनकी बेटी जो पैदा हुई, जिससे शादी हुई, वही आए यहाँ पर। तो वो कहानियाँ मैं सुनता आ रहा था। अब मेरे जो ग्रैंडफ़ादर, जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी जागरूक थे, तो कानपुर की जो कहानियाँ थीं, कानपुर में बहुत घटनाएँ हुई थीं, उसमें कत्लेआम हुआ था, औरतों बच्चों का। वो बीबी घर का किस्सा था जो वहाँ बंद किए गए थे, और कुछ तवाइफों ने, कुछ कसाईयों को मिलाकर उनको काफ़ी, इसका बहुत बदनामी इससे हुई थी क्रांतिकारियों की। और वहाँ क्रांतिकारी पूरी तरह पराजित होकर उनको भागने का मौका दिया गया था। वो इलाहाबाद आ गए थे, नाव में बैठे, तभी फिर किसी ने बिगुल बजा दिया और मारकाट शुरू हो गई। फिर बड़ी मुश्किल से नाना साहब ने इन औरतों बच्चों को बचा के वहाँ रखा था। बाद में उनके साथ भी अत्याचार हुआ। तो कानपुर इस लिहाज से बहुत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सक्रिय था। और हमारे पितामह को सारी घटनाएँ उनको मालूम थी। अच्छा, वो सब मैं सुनता रहता था। और मेरे घर के से करीब-करीब 15 मील दूर एक जगह है चाँदा, वहाँ पर एक लड़ाई हुई थी 1857 की। बहुत निर्णायक लड़ाई हुई थी, जिसमें पहली बार ये हमारे क्रांतिकारियों की, सॉरी, ये
जो हमारे सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह किया था, वो विथड्रॉ करना शुरू करते हैं। वो पहली हार थी, जहाँ से फिर लखनऊ की घेराबंदी हुई, रेजिडेंसी की बहुत दिन तक चली, वो सब ब्रेक हुआ। उसी की पृष्ठभूमि में मैंने पाही घर वही मेरा घर लिखा। पहला उपन्यास दरअसल लिखा। पाही घर की ही बात नहीं, आपके आगे बेदखल भी जी। में वही कहानी आप आगे हाँ। बढ़ाते जाते हैं। आपके लेखन का दरअसल मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि लेखन के लिए श्रीकांत वर्मा हिंदी अकादमी का साहित्यिक कृति कथाक्रम सम्मान, इसके अलावा बेलगाम का जो है संगाति साहित्य अकादमी का भारतीय भाषा पुरस्कार, इफ्को का बड़ा महत्वपूर्ण सम्मान जो हिंदी सेवी सम्मान और श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को सम्मान, दोनों आपको मिल चुका है। त्रिपाठी जी, ये जो मूल स्वर है आपके उपन्यासों का, जो आपके मैं दर्शकों को कहूँगा कि आप त्रिपाठी जी की कृतियों को खरीदेंगे तब जान पाएंगे कि उनमें जो भारत का गांव है और जो 1857 के आसपास का गांव था, उसकी जो मूल भावना थी, सामाजिक समरसता कह सकते हैं, उसकी सांस्कृतिक चेतना कह सकते हैं, अ, जिस तरह का शोषण और दमन हुआ था व्यवस्था को लेकर, जिस तरह का एक समन्वित आक्रोश था, स्त्रियों की जागरूकता, हर स्वर इन उपन्यासों का मुख्य कह सकते हैं कि वेदना का स्वर उनमें शामिल है, विद्रोह का स्वर शामिल है। और राजनीतिक व्यवस्था को किसी भी रूप में ये एक सवाल मेरा यहाँ से है कि आप पूरे समय प्रशासन में रहे, आपके अध्ययन का विषय राजनीति शास्त्र था, आपकी वैचारिक पृष्ठभूमि दादाजी और उस परिवेश से, अवध की उस माटी से हुई जहाँ पे अ, वर्गगत कोई धर्मगत कोई विभेद नहीं था। आप कैसे इस स्वर को साध पाए कि हमारा जो कोलाहल है, जो हमारे समाज का जो आम तबका है, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, वो 1857 से हम लोग 2024 में बात कर रहे हैं। आप अपनी हर कृति के साथ कहीं न कहीं, चाहे आपने कहानियाँ लिखी हैं, आपकी कहानियों में जो पात्र हैं, वो कहीं न कहीं व्यवस्था के प्रति विद्रोह ना करते हों, लेकिन एक अलग तरह का स्वर है, उनकी नाराज़गी है, एक स्थिति के प्रति आप बहुत सचेतन लोग हैं। यह स्वर जो है आपने लगातार बांधे रखा, आम जन से प्रशासनिक सेवा में रहते हुए भी, राजस्व सेवा में भी रहते हुए भी, अपने को अपनी माटी से कैसे जोड़ कर रखा, उन नायकों को कैसे जीवंत रखा या नायिकाओं को कैसे जीवंत रखा आपके साथ, क्योंकि आपका तो परिवेश एकदम अलग हो चुका है। देखिए, परिवेश जो बाद में मिलता है, वो उसको आदमी अपनी आत्मा से नहीं ग्रहण कर पाता। जिस परिवेश के संस्कार देकर के वो बड़ा होता है, वो परिवेश शाश्वत रहता है, आज भी है मेरे अंदर। तो जो अवध का जो परिदृश्य है और वहाँ की जो समस्याएँ हैं, वहाँ का जो इतिहास है, जो संस्कृति है, जो सामाजिक ताना-बाना है, वो हमेशा मेरे दिमाग में रहा, कहीं गया नहीं। यहाँ तक कि वहाँ के शब्द, अवधी भाषा के वो शब्द जिनका कि कोई सटीक रूपांतरण नहीं मिलता आपकी स्टैंडर्ड हिंदी में, उन सब का मैंने इस्तेमाल किया, क्योंकि मैंने देखा कि कोई ऐसा शब्द नहीं जो उस चीज़ को कन्वे कर सके, जो वो कन्वे करते हैं। तो उनका उनको मैंने कई जगह इस्तेमाल किया, सभी रचनाओं में इस्तेमाल किया है। तो ये जो आपने एक द्वैत देखा, उसमें ऐसा कोई द्वैत नहीं है। और मैं पहले बता दूँ कि 1857 पर जब मैंने पुस्तक लिखी, तो उसके नायक हमारे आस-पास के लोग थे और सारी घटनाएँ जो हमारे गाँव से रिलेटेड हैं, वो सब हमारे सामने थीं। उनका मूल रूप सामने था, जो अंग्रेज़ों ने लिखा। बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं 1857 पर। वो विपुल भंडार है, अंग्रेज़ों का लिखा हुआ, कि किसी ने डायरी लिखी, किसी ने कुछ लिखा। तो वो सब भिन्न है। जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, तब मैंने पाया कि अरे, जो शुद्ध परंपरा से हमारे यहाँ जो ऑथेंटिक है, वही एकमात्र स्रोत था जिसमें कि सिपाहियों का पक्ष, सामने है। नेशनल पक्ष, जिसमें आप नेशनल जिसे कह सकते जी, हैं, जी। राष्ट्रीय पक्ष, उन्हीं में उभरता था। मैंने कहा, अरे, ये तो उल्टा-पुल्टा कर दिया। घटनाएँ वही हैं, तारीख वही है, जगह वही है, लेकिन उसका मूल स्वर बदला हुआ है।
इसने मुझको लिखने को प्रेरित किया 1857 की पृष्ठभूमि में पाहीघर को। इसके बाद जो बेदखल। दूसरा उपन्यास आया, उसी से जुड़ा हुआ था। बाबा रामचंद्र के जीवन पर आपने नाम सुना होगा। बाबा रामचंद्र वो फिजी से आए थे और पहुंच गए अवध। वहाँ बहुत शोषण हो रहा था तालुकेदारों और जमींदारों के द्वारा रियाया का। तो वहाँ पहुंच गए तो उन्होंने उनके खिलाफ आंदोलन चलाया। वो तो क्रांतिकारी आदमी थे। तो वो हमारे घर से बिल्कुल 10 किलोमीटर की दूरी पर उनका आश्रम था, जहाँ से उन्होंने काम शुरू किया और किसान सभा, अवध किसान सभा की नींव डाली। तो वो सब उनकी जो सभाएं थी, मेरे बाबा जो है सबको अटेंड करके आए हुए थे और बोलते थे कि ऐसे-ऐसे उन्होंने कहा। उनके डायलॉग उनको याद थे। मेरे बचपन तक जब उनको इतने काबिल थे कि वो सब चीज़ें बताया करते थे, उनको सब याद था। बड़ी अच्छी मेमोरी थी। तो वो पूरा परिदृश्य मेरे सामने, तो 1857 वाली किताब जो मैंने लिखी है बाहीगर, उसके बाद वो बना-बनाया बेदखल प्लॉट देख। तैयार था बेदखल किसान आंदोलन का। हाँ, लेकिन सरजू से गंगा में भी हाँ, आप उस पृष्ठभूमि को छोड़ते नहीं हाँ, हैं। सरयूज गंगा की बात अलग है। जब मैं थोड़ा रिटायरमेंट के बाद मैंने उसको लिखा और इत्मीनान से लिखा। बड़ा उपन्यास है और काफ़ी बड़ा प्लॉट है उसका। ये और उपन्यास जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वो उसे आप कई लोगों ने उसको महाकाव्यात्मक कृति बताया है। उसको मैंने फिर से जब इतिहास की ओर देखना शुरू किया तो असल मेरे ऐतिहासिक उपन्यासों का पर्पज क्या, वर्तमान की खोज, वर्तमान की समस्याओं की जड़ों की पकड़, और उनकी जड़ों की पकड़ हम उसी के दौरान हम इतिहास की ओर मुड़ते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हमारी संस्थाएं आज की हैं, इन सब की जेनेसिस जो है वो अंग्रेज़ों के आने के बाद हुई। और जो जो व्यवस्था उन्होंने कायम की, बनते बिगड़ते रूप में आज भी वही काम कर रही है। तो जब मैंने 1857 के ऊपर पाहीघर लिखा, उसमें जो व्यवस्था थी, जो नई व्यवस्था आई नवाब के बाद, उसके बाद ये जो व्यवस्था आई बेदखल में। बेदखल में, जो जमींदारों तालुकेदारों को अंग्रेज़ों ने टाइटिल दे दिया लैंड की। उनको नेचुरल लीडर मानते थे कि इनको हम खैरख्वाह बनाए रखेंगे तभी देश पर शासन कर पाएंगे। उसका जन्म होता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ शासन में आती है। इसलिए मैंने सरयू से गंगा शुरू किया है 1757 से। ईस्ट इंडिया कंपनी जी। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन आगमन तो बहुत पहले हो जी गया जी। था, 1600 में। 1600 में जी। उसका एम्बिशन, उसका प्रशासनिक एम्बिशन, राजनीतिक एम्बिशन की शुरुआत और उसको सफलता मिलना उस क्षेत्र में, ये शुरू होता है 1757 से। उसके पहले उसका एम नहीं था। वो ऐसा नहीं कि जानबूझ के ऐसा किया था। वो कुछ घटनाएं ऐसे हुई देश के अंदर, आपस में लोग लड़ भिड़ कर कितने कमज़ोर कर दिया एक दूसरे को, कि उसका काम, कंपनी काम इन्हीं लोगों ने किया। मराठों ने, मुगलों ने, अफ़गानों ने, इन लोगों ने मिलकर सारा काम उनके लिए आसान कर दिया। तो उनको देखा मौका है। वहीं से उपनिवेशवाद की शुरुआत होती, भारत से ही उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है। ये हम साम्राज्य स्थापित करके मज़ा नहीं है। सारा मज़ा है कि आप दूर-दूर रहो, घर पे भी रहो, यहाँ पर आओ और यहाँ व्यापार करो और लूटो और शासन भी करो, उसको उसमें भी लूटो और ले जाओ। ये सवाल मेरे मन में आ रहा है कि उपन्यास आपका कोई भी रहा हो, किसान हमेशा हाँ, उसमें प्रमुखता से रहा है। इवन अगर अगले उपन्यास निशांत का कोरा कोरा घना। घना की बात करें तरंग में भी। तो और तरंग में भी ये हर जगह आपने किसान को मुख्य स्वर पे रखा है। कहीं भी आपने उससे उससे इतर नहीं हुई। ये कृषक आपके मन में, आपके जीवन में हर समय साथ क्यों रहा और आपने हमेशा यह हर उपन्यास के अगर निष्पत्ति की बात करें, तो हम ये पाएँगे कि आप यह पाते हैं कि कहीं न कहीं वह ठगा गया, हाँ, कहीं न कहीं उसका शोषण हुआ, कहीं न कहीं उसके साथ ज्यादती हुई। ये बात आप आज तक मतलब आपकी कहानियों में भी यह प्रतिबिंबित होता है, प्रतिध्वनित होता है। क्या इस व्यवस्था में कोई बदलाव कभी हो सकता है? कृषकों की यह स्थिति क्यों रही? क्योंकि आपने वह जीवन भी देखा जो आपके दादाजी के समय से शुरू होता है और आपने अपनी कृतियों के लिए निश्चित रूप से पूरे ऐतिहासिक विवरणों को पलटा है, तो आप जानते रहे। और आज 2024 में हम जब आज़ादी के 75 साल बाद जब आपकी एक नई किताब ऐतिहासिक प्रतिनायक, नायक बनाम प्रतिनायक के साथ आप उपस्थित हैं। सुभाष बाबू गांधी जी
इकबाल सभी को आपने देखा है। तो हमारे जो राष्ट्रनायक रहे हैं, वो राष्ट्रनायकों के बीच एक आज़ादी का इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम का एक कालखंड रहा है। आप खुद राजस्व सेवा की मार्फत आपको पता है कि पूरे देश की प्रशासनिक व्यवस्था किस रूप में चल रही। यह किसान की जो स्थिति है, किसान आपके लेखन का मूल स्वर क्यों है? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप पाते हैं कि ऐसी कभी स्थितियाँ होंगी, ऐसी कृतियाँ कभी लिखी जाएँगी, जैसे हम रामचरितमानस का भी आपने उल्लेख किया है। तो तुलसी जी ने तो राम जी को एक आदर्श के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया अपने आराध्य के रूप। किसान आपके लिए कहीं न कहीं मुख्य स्वर है आपके लेखन का। किसी की भी आप बात कर रहे हो, किसान ज़रूर है वहाँ। क्या ऐसी कभी आदर्श स्थिति हम लोगों की सामने हो सकती है इस देश में कि किसान का शोषण न हो, वह हाशिए पर न हो, वह मुख्य धारा में हो और उसके अच्छे की कहानियाँ लिखी जाएँ, उसकी समृद्धि की कहानियाँ लिखी जाएँ, उसके सुख की? आपने जो प्रश्न उठाया है इसके 2 पक्ष हैं। जी, एक तो मेरा व्यक्तिगत पक्ष है, जी, निजी पक्ष है और दूसरा उसका व्यापक अकादमिक पक्ष है। तो मेरा निजी पक्ष ये है कि मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ, वहाँ रहा और अभी तक वहाँ संबंध बना हुआ है। तो किसान जीवन से, उसकी संस्कृति से, उनकी समस्याओं से मेरा संबंध बहुत गहरा है। आत्मीयता का संबंध है, को देखा है बचपन से आज तक देख रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि किसान जीवन में एक स्थायित्व होता है। शोषण वगैरह सब अपनी जगह है, लेकिन संस्कृति की रचना किसी क्षेत्र की किसान वर्ग ही करता है। क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी वो गाँव में रहता है। और जो शहरों में लोग आते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, आते-जाते रहते हैं, व्यापार के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में आए और गए, आए और गए। संस्कृति शहरों में नहीं बनती, संस्कृति गाँव में बनती है। उनके इर्द-गिर्द जो गाँव होते हैं उनसे संस्कृति बनती है। अवध की संस्कृति और महाराष्ट्र की संस्कृति और वहाँ की मद्रास की संस्कृति में क्या फ़र्क है? वो वहाँ के गाँव से मालूम पड़ेगा, उन लोगों ने बनाया है उसको। खैर, तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरे मुझे आज की जो समस्याएँ हैं, ज्वलंत समस्याएँ हैं, वो हमें हमेशा विचार करने को और उद्वेलित करती थी। तो मैंने उनकी जड़ों की तलाश में इतिहास की ओर दृष्टि डाली। तो मैंने ये पाया कि जो किसान जीवन है, यही तो उसकी रीढ़ है। आपको मालूम है कि अभी ये सब रेवेन्यू तो बाद में आना शुरू हुआ। पहले रेवेन्यू का एक ही स्रोत था, वो लगान, किसानों से लिया गया लगान और कोई स्रोत नहीं था। थोड़ा-मोड़ा टैक्स आ जाता था ये व्यापारियों से, जी, जी। इंडस्ट्री थी नहीं। तो वही मेन सोर्स था गवर्नमेंट का भी। इसलिए सारी उनकी जो पॉलिसीज़ होती थी, उसी को बढ़ाने के लिए होती थी। उनके जितने जो मीडिएटर्स जो मिडलमैन थे, वो सब दोनों के बीच में काम करते थे। ये जो रेवेन्यू के ठेकेदार और तालुकेदार और ज़मींदार और अमीन सब पूरा स्ट्रक्चर अंग्रेज़ों का जो अंग्रेज़ी व्यवस्था का, उन्हीं किसानों से लगान वसूल करने के लिए था। किसान की जो भू व्यवस्था थी, उसका फ़ायदा उठाते थे। उसमें ऐसे सुधार या ऐसे परिवर्तन किए, जो उनको अधिक से अधिक फ़ायदा देता था। तो किसान हमारे किताब उसके केंद्र में रहे और किसान केंद्र में इसलिए रहे कि उन्हीं के इतिहास से हम आज की समस्याओं की जड़ को समझ सकते हैं। आज की जितनी भी समस्याएँ हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सबका ढाँचा अगर आप स्टडी करना चाहें, तो ऐतिहासिक रूप से तो आपको किसान की ओर जाना पड़ेगा, गाँव की ओर जाना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए मैंने गाँव को प्रधान रूप से लिया एक। दूसरी बात जो और ईमानदारी की बात है कि उसका जितना गहराई से मुझे ज्ञान था और सेंटिमेंटल लेवल पर जो जो चीज़ होती वही उपन्यास में आती। सेंटिमेंटल लेवल से मैं उसमें रिच था, आप कह सकते हैं। उतनी रिचनेस मुझको शहरी जीवन में नहीं कभी मिली। ऊपर-ऊपर से रह लिया, उसकी सारी कन्वेंशंस को फ़ॉलो किया। वहाँ पर जो चीज़ें आवश्यक थी उनमें हमने
योग्यता प्राप्त की। आप लेखन में इतने प्रवीण रहे हैं, आप राजस्व सेवाओं पर या अपने उस तरह के उस वो अनुभव ज़्यादा बिकाऊ होते। सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से निश्चित रूप से आपकी ये कृतियाँ समृद्ध हैं। लेकिन अगर हम इसका व्यावसायिक पक्ष देखें, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपने राजस्व सेवा के दौरान जो अनुभव लिया, अगर वो लिखते तो ज़्यादा बिकता भी। आप तो हिंदी, अंग्रेजी दोनों में लिख रहे थे। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है और वो हमको बहुत सूखा लगता है, बहुत रूखा-सूखा लगता है और उसमें क्या लिखा जा सकता है? जीवनी लिख दिया कुछ लोगों ने अपनी, मैंने कैसे-कैसे समस्याओं से निपटा अपने बारे में और बाकी तो सबको पता है क्या-क्या है, जो उससे रिलेटेड लोग हैं, सबको पता है, व्यापारियों को पता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, कैसे बना है, सब मालूम है। उस तरंग पर आते हैं। जी। तरंग में आपने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान के बाद जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट हाँ, यस। वो डॉक्टर अंबेडकर, एम.एन. राय, वो ये जितने ऐतिहासिक हमारे नायक हैं, वो इस उपन्यास में कहीं न कहीं आप इसको मतलब अपेक्षाकृत आपके पहले के उपन्यासों वो बहुत पीछे जाते हैं, लेकिन ये उपन्यास एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये वो हिस्ट्री है, वो मॉडर्न इतिहास, इंडिया मॉडर्न मॉडर्न इंडिया का इतिहास है, फ्रीडम स्ट्रगल का इतिहास है और जिसको तमाम लोग जानते हैं। और बाद की कृतियों पर भी जब हम आएँगे, जब आप सुभाष वर्सेस गांधी या विनायक दामोदर सावरकर वर्सेस गांधी। तो अ, ये तरंग पर मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा प्रकाश डालें कि ये आपके दिमाग में कैसे आए कि मैं ये जो आंदोलन था हमारा 1932 से 42 के बीच का, और उस दौरान जो हमारे क्रांतिकारी और 2 धाराएँ समान चल रही थी, और केवल 2 ही धारा नहीं, अगर हम देखें तो अंबेडकर और स्वामी सहजानंद, ये लोग सामाजिक स्तर पर, एम.एन. राय, इनका एक अलग डायमेंशन था। तो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत उस समय 3-4 अलग-अलग धरातलों पर जूझ रहा था और हमारे उस समय के जो नायक थे, वो अलग-अलग क्षेत्र में भले ही काम कर रहे हों, कोई सामाजिक तौर पर बदलाव चाह रहा था, कोई हमारी परंपराओं, रूढ़ियों से बदलाव, निजात पाने की कोशिश कर रहा था, कोई विधिगत रूप से अपने एक पूरे, जैसे अम्बेडकर जी की बात करें तो वो दलित समुदाय को आगे बढ़ाने की तरफ उन्मुख हो रहे थे। वहीं पे भगत सिंह की विचारधारा थी और दूसरी तरफ गांधी जी की भी थी। तो अलग-अलग लोग थे। तो इस उपन्यास के बारे में आप ये बचता कहाँ गया जहाँ से आप आगे जंप करते गए? मतलब आपने पहले शुरू किया 1857 से, फिर पीछे चले गए हाँ, 1700 और फिर उसके बाद एकदम मॉडर्न में आ गए। बिल्कुल ठीक सवाल पूछा आपने। देखिए ये आज़ादी का आंदोलन जो कि 1857 के गर्भ से निकला था और अलग रूप में आया, लेकिन उसकी एक धारा थी क्रांतिकारियों की जो 1857 से जुड़ी हुई थी। इतिहास ने उनकी उपेक्षा की, क्रांतिकारी धारा का बहुत बहुत बुरी तरह उपेक्षा की। आपने अभी भगत सिंह का नाम लिया, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम नहीं लिया आपने। और उनके जैसे कितने क्रांतिकारी थे जिनके फॉलोवर थे और वही काम किया जो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया, भगत सिंह ने किया और मारे गए या फांसी हुई, उनका जिक्र तक हमको नहीं मालूम है। यहाँ तो कांग्रेस के छोटे-मोटे जितने लोग हैं सब आज पेंशन पा रहे हैं, उनका तो पता ही नहीं उनके वंशज कहाँ गए, कोई था भी उनका वंशज कि नहीं। मैंने कहा कि मैं उनके पक्ष में लड़ूँगा। मैंने अपने आस-पास के बहुत छोटे से क्षेत्र के ऐसे क्रांतिकारियों को जो कि सक्रिय थे उस ज़माने में, जो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ काम कर चुके थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी, प्रतापगढ़ में जी। भी हुँ, सई हुँ। नदी हाँ, किनारे उनका हाँ। एक हाँ, आश्रम था। हाँ। जी। पेड़ पर रहते थे, उनका एक आदमी पेड़ पर रहता था और दूर से दिखता था कोई तो घंटी बजा देता था, ये लोग भाग लेते थे। सई नदी के जो कगारों में जो सरपुताही थी उसमें जी, सब जी। छुप जाते। हुँ। तो वो एक बड़ा समूह था। ये तो बड़े ऊँचे-ऊँचे नाम हैं जिनका कि लोग जी, इतिहास जी। में ज़िक्र करते हैं, बाकी बहुत सारे क्रांतिकारी थे और अधिकांश किसान घरों से आए थे। अधिकांश किसान घरों के क्रांतिकारी, ये नौकरी पेशा वाले क्रांतिकारी नहीं होते हैं। तो उनका मैंने कहा कि वो उनको इतिहास में आना चाहिए। अब इतिहास में लाने के लिए बहुत शोध करनी पड़ती है, तो फिर मैंने उसको उपन्यास का सहारा लिया। तो मेरा जो उपन्यास तरंग है, वो 1934 से वैसे तो शुरू होता है, लेकिन फ्लैशबैक में
वो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हो जाता, बंगाल पहुँचता, क्योंकि उसका एक पात्र है जो बंगाल के क्रांतिकारियों से निकल के आता। पहले बनारस आता है, सचिन्द्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में काम करता है। आपको पता होगा 1915 में दूसरी क्रांति की योजना बनी थी, ऑल इंडिया क्रांति की योजना बनी थी और अमृतसर, लाहौर से लेकर के और वहाँ बर्मा तक वो उसकी तैयारी हो चुकी थी। सारी जो रेजिमेंटें, जो हमारी रेजिमेंटें जो कि वहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने जा रही थी, उन सबको डिसअफेक्ट कर दिया गया था। वो सब तैयार थे इस चीज़ के लिए कि हम आगे तो नहीं बढ़ेंगे, आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद हम जो शस्त्रागार है उस पे हम कब्जा कर लेंगे। उसके बाद अंग्रेज़ कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग संख्या में ज़्यादा हैं, वो लोग थोड़े से ऑफिसर हैं, हम लोग ज़्यादा संख्या में हैं और अस्त्रागार ही उनके पास एक वो है। तो उस 1915 के जो क्रांति जो आयोजित हुई और हो नहीं पाई, निप इन द बड हो गई वो। उसका कुछ जासूसों ने, कुछ मुखबिरों ने जी, जी। धोखा दिया। तो वो मेरे दिमाग में था, अरे वो तो इतिहास से गायब है। तो 1857 के बाद ये पहला ही आंदोलन नहीं था गांधी जी का, बीच में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, मोमेंटम के साथ चला था और उसका बड़ा परिवर्तन भी हुआ। अब जो परिवर्तन कॉन्स्टिट्यूशन में हुए उसके पीछे क्रांतिकारियों का बड़ा हाथ था। आप पढ़िए किताब को तो आपको मालूम पड़े क्रांतिकारियों को बेहतर हाथ था इन लोगों की अपेक्षा। वो लोग मजबूर हो, राजधानी क्यों वहां से उठा के ले आए कलकत्ता से, बंग भंग क्यों वापस लिया, वो स्वदेशी से नहीं लिया। क्रांतिकारियों ने मजबूर कर दिया था उनको, तुमको रहने नहीं देंगे यहाँ पर। बंगाल क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़िए, इसमें है आपके तरंग में। तरंग में वो एक पात्र जो वहां से जी, जी। आता है। तो इसलिए मैंने किसानों के बीच से उभरे क्रांतिकारियों को, अनाम क्रांतिकारियों को उठाया। एक बात सवाल मेरे मन में आ रहा है त्रिपाठी जी, कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इतिहास न लिखकर उपन्यास क्यों कहा है इसको? अगर आप इतने आश्वस्त थे और पृष्ठभूमि भी आपकी पूरी ऐतिहासिक थी, आप शोध भी उसी रूप में किए हैं। मुझे पता है बहुत एक छेड़ सा अंतर है, लेकिन मैं दर्शकों के लिए यह सवाल इस सवाल का उत्तर जानना चाहता हूँ कि आप चाहते तो इतिहास भी लिख सकते थे। इतिहास ना नाम देके आपने उपन्यास क्यों कहा? मेरी प्रवृत्ति और मेरी सेंटिमेंट्स और मेरे भाव प्रवणता आप कह सकते हैं, और दूसरा एक प्रैक्टिकल कारण आप कह सकते हैं कि इतिहास में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अब बहुत सारी इतिहास किताबें लिखी जाती हैं और केवल स्कॉलर्स पढ़ते हैं उनको। मैं साधारण जनता द्वारा पढ़ा जाना चाहता था, जिन लोगों ने पढ़ा, हमारे गांव के लोगों ने पढ़ा, भाव विभोर हुए। अच्छा, तो लोगों के मन में, उनके हृदय में मैं घुसना चाहता था, मैं केवल एक विवाद का विषय नहीं बनना चाहता था। लेकिन इतिहास को लाए, क्योंकि किसी भी परिवेश को जब आप चित्रित करते हैं, जिसमें मनुष्य काम करता है, उस परिवेश में राजनीतिक परिवेश बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिना राजनीतिक परिवेश के जो इतिहास, जिसका इतिहास हम जानते हैं, वो पूरा नहीं होता। आज का परिवेश भिन्न इसलिए है 1857 से कि उस समय की राजनीति और थी, सत्ता और थी, आज कुछ और है। तो इसलिए आप इतिहास के बिना उस परिवेश को परफेक्शन के साथ नहीं दिखा सकते। उस परिवेश के सृजन में ही मैंने एम.एन. रॉय, अम्बेडकर और आपके जो है सुभाष चंद्र बोस और नेहरू, गांधी सबको लिया। तो सहजानंद जी तक को ले सहजानंद जी तो हमारे जी। बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं, जी, जी, सहजानंद जी। वही क्यों तो। किसान के बीच काम करते थे ना, जी, वो जी, जी, किसान जी, सभा सुबोध के सहजानंद। अध्यक्ष जी, थे जी, वो। जी। तो इससे जो है पूरा फ्रेमवर्क हमारी कथा का वो ऑथेंटिक हो गया। आप अपने लेखन का ताना-बाना कि कोई बात उपन्यास के रूप में सामने आएगी और कोई कहानी के रूप में आएगी, ये कैसे करते हैं? क्योंकि अ, अगर आपकी कहानियों को कोई पढ़े, तो आप चाहें तो हर कहानी को उपन्यास के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि आपके पात्रों के अंदर इतनी विराटता है, उनके अंदर इतनी जो कथा की का जो सूत्र है, वह इतना बारीक है कि अगर आप चाहें तो उनको उस रूप में डेवलप कर सकते हैं। चाहे वो मतलब मृत्युराग की कहानियाँ हों, बड़की बहू की हों, अंतराल की भी हों, चाहे जानकी बुआ हों, पुण्यात्मा, किसी की भी, प्रतापी जो पात्र हैं, आप उनको चाहते तो उनको उस रूप में भी
विस्तृत विस्तार दे सकते थे और उनकी पृष्ठभूमि लेखकी कौशल आपके पास पर्याप्त रहा है। मैं ये इतने सारे पात्रों को किसी को आपने कब कहानी में ढाल दिया है, कब आपने किसी पृष्ठभूमि को उपन्यास में बदल दिया, ये कैसे करते हैं और क्या सोच के करते हैं? ये बड़ा कठिन प्रश्न है भाई। ऐसा है, जहाँ तक मैं अपने को खोज रहा हूँ, अपने जी। अंदर को खोज रहा हूँ। जो इतिहास से जुड़े लोग थे, इतिहास की परिवेश साथ चल रहे थे, उसकी धारा के साथ चल रहे थे, उसकी समस्याओं से डील कर रहे थे, उनको लेकर के उपन्यास बन उपन्यास सकता है। आपने लिखा। और जो सॉलिटरी थे, अपने आप में अलौकिक थे, अनोखे थे, और कोई चरित्र में कोई खास एक शेड था जो हमको अट्रैक्ट करता था, उनको लेकर के मैंने आपने कहानी लिख कहानियाँ डाली। लिखी। इसमें आप देखिए सब चरित्र की जी, कहानियाँ हैं, हाँ, सब यही और चरित्र। अधिकांश कहानियाँ, क्या क्या कई सारी जी, कहानियाँ जी। असली चरित्रों ये पर हैं। असली च वो दिख रहा है, मतलब जब जब कोई पढ़ेगा, इसीलिए मैंने ये बात पूछी, हुँ, क्योंकि आपकी सारी कहानियों में जो नायक-नायिकाएँ हैं वो अपने इर्द-गिर्द की हैं, बिल्कुल तो गाँव वो में। पता चलता है कि भाई ये हाँ, मतलब ये आपके जीवन में कहीं न कहीं वो हाँ। रूबरू हुई, इसमें भी शहर की कहानियाँ कम हैं, गाँव की अधिक हैं। गाँव की अधिक। हुँ। अब आते हैं आपकी जो कृतियाँ, सुभाष वर्सेस गांधी या नायक बनाम प्रतिनायक सावरकर की। गांधी को आप किस रूप में देखते हैं? और जब आप इकबाल, सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर, सावरकर तीनों लोगों को की तुलना में, पहले मैं चाहूँगा क्योंकि आपका ये अध्ययन क्षेत्र रहा है, फिर हम सावरकर पर आएँगे। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, जी, और राजनीति शास्त्र बिना इतिहास के आगे नहीं बढ़ता। इतिहास और उसका साथ चोली दामन का है, क्योंकि वो प्रयोगात्मक इतिहास, प्रैक्टिकल राजनीति शास्त्र इतिहास ही है। तो इतिहास में आप देखिए, अजीब-अजीब घटनाएँ हुई हैं, जो जो जनरल परसेप्शन है उससे बिल्कुल अलग हैं। मैं थोड़ा फ्रैंक होकर के बात करना चाहूँगा। गांधी जी का चरित्र ऐसा था कि उन्होंने पूरी दुनिया को वो बिलीव करने के लिए बाध्य कर दिया जो वो नहीं थे। पूरी दुनिया, केवल भारत की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। चर्चिल अकेला था जो उनको समझता था काफ़ी। चर्चिल अकेला था जो उनको समझता था। सुभाष ने बहुत बाद में समझा, सहजानंद ने बहुत बाद में समझा, अम्बेडकर भी कुछ-कुछ समझते थे। अम्बेडकर काफ़ी हद तक उनको समझते थे और शुरू से उनके विचार कंसिस्टेंट थे उनके बारे में। बाकी लोगों ने, वही लोग वहाँ रह गए कांग्रेस में, जो गांधी जी के सारे ओरेटरी के बावजूद, रेटरिक के बावजूद गांधी जी के स्वर में स्वर मिला सकते थे। इस मामले में क्या हम वर्तमान प्रधानमंत्री को सोच सकते हैं अब कि वो जैसा मैं अभी टाइम कम बीता, 10 साल ही बीता है। हुँ। मैं अभी हाथ पर मत लाइए मुझको। ये पब्लिक के सामने जा रहा जी, है, जी, मैं कोई जी। कमिटमेंट नहीं करना जी, चाहता हूँ। जी, जी। लेकिन हाँ, दोनों एक ही प्रदेश से आते हैं। ठीक है, बस। अच्छा, जी। तो गांधी जी एक मास लीडर थे, और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि सबसे बड़े मास लीडर थे, दुनिया के मास लीडर्स में बड़े थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, आप गांधी जी ने, जो सुभाष चंद्र ने अपनी किताब लिखी है वहाँ, नाम मुझे भूल रहा है, उसमें ये भी लिखा है कि इस मास लीडरशिप की सक्सेस होने के लिए उन्होंने भारतीय जनता के ऐसे गुणों को पकड़ा है, ऐसी कमजोरियों को पकड़ा है, जिनकी वजह से हमारे देश का पराभव हुआ। और उनकी जो कमजोरियों को पकड़ा है, उनको मास लीडर बनने के लिए इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया। जैसे आस्था, अज्ञान, शिक्षा के बजाय अज्ञान को बढ़ावा देना, लंगोटी पहनना, ठीक से फंक्शनल ड्रेस पहनने के बजाय लंगोटी पहनना, और उसको लेकर के एक सिद्धांत गढ़ना, चरखा चलाना मशीन के युग में, या बात बात में अंतरात्मा और ईश्वर का नाम लेना, ये मेरी ईश्वर की आवाज़ है। तर्क से जो बात सिद्ध हो रही है, तर्क और तथ्य से उसको काटने के लिए ईश्वर का नाम और अंतरात्मा की आवाज़, ये मास लीडरशिप की टैक्टिक्स है। सिद्धांत नहीं है, टैक्टिक्स है। और सबको परास्त किया इससे उन्होंने।
सबसे पहले जिन्ना को परास्त किया। देखिए, बहुत बड़ा योगदान है जिन्ना का पाकिस्तान बनाने में। और जिन्ना को पैदा करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगर आप देखें 1920 में जिन्ना ने बहुत खुलकर विरोध किया था कि ये खिलाफत और ये असहयोग आंदोलन को जोड़ रहे हैं जो आप, ये बहुत डिजास्टर की ओर ले जाएगी। दिस इज द वर्ड यूज्ड बाय हिम। डिजास्टर की ओर ले जाएगा। कोई मनुष्य भगवान नहीं होता, वो साधारण मनुष्य होता है। उसके हाथ में आप ये सब पावर दे देंगे डिसोबीडियंस की, तो कोई कहीं भी जा सकता है। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। तो 3-3 वो कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कस हुआ था ये इसकी कांग्रेस की। पहले अमृतसर में डिस्कस हुआ, फिर नागपुर में डिस्कस हुआ, नहीं सॉरी, फिर कलकत्ता में डिस्कस हुआ। इसके लिए स्पेशल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जहाँ मुस्लिम लीग की भी कॉन्फ्रेंस थी, और फिर नागपुर में हुआ। तीनों में जिन्ना ने इसका विरोध किया। और नागपुर में जो लास्ट जहाँ तय हुआ ये, वहाँ उनको धक्का दे करके निकाला गया। ये जो आपके मौलाना आज़ाद थे, इन्होंने बीच में उनको भाषण के बीच में को रोक करके खड़े हो गए और उनके ऊपर लतीफ़ा सुना करके उनकी हंसी उड़ाई। इस कदर उनको अपमानित किया कि वो चुपचाप बीच में बैठ गए और फिर वहाँ से मुंबई चले आए, छोड़ करके कॉन्फ्रेंस को। उसी रात मुंबई चले आए और इस्तीफा दे दिया। तो सावरकर उन नेताओं में से थे जो कि कांग्रेस के टॉप पर थे उस समय। कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट नेताओं में सी.आर. दास वगैरह में वो टॉप पर थे। तिलक और ये गोखले के समकक्ष उनका स्थान था। उनके मरने के बाद उन्हीं को चांस मिलने वाला था। और ये आए सन 15 में। उनसे 9 साल जूनियर थे पॉलिटिक्स में गांधी जी। ये उम्र में 7 साल बड़े थे, लेकिन पॉलिटिक्स में इंडिया की पॉलिटिक्स में 9 साल जूनियर थे। और आते ही उन्होंने धीरे धीरे शिखर पर पहुंचने की योजना बना ली, वो मास पॉलिटिक्स के सहारे। तो वहाँ शिखर पर रख के काम किया साउथ इंडिया में लगातार। पहला अंतिम स्वर उनका रहा, वही इन्होंने साउथ अफ्रीका में कांग्रेस में पाना चाहा। तो बहुत संघर्ष करना पड़ा उसके लिए। सबसे पहले उन्होंने जिन्ना को ध्वस्त किया। जिन्ना उसी दिन रिजाइन करके फिर मुस्लिम लीग के मेंबर बन चुके थे, लेकिन इनएक्टिव मेंबर थे। मुस्लिम लीग भी चले गए। तो और वही सुनिए, वही धर्म और राजनीति को मिलाने वाला सिद्धांत गांधी से उधार लेकर के उन्होंने मुस्लिम लीग पर लागू किया और आज़ाद और पाकिस्तान लेकर रहे। नहीं, तो आपका ये कहना है कि गांधी के विचारों के चलते या उनकी अपनी आकांक्षाओं के चलते सावरकर जी हिंदूवादी Yes, कट्टर हो गए और 100%, मुस्लिम जिन्ना जो है कट्टर मुस्लिम परस्त हो गए। 100%। इनके नायक बना जी। सावरकर जी का जो वहाँ से लौटने के बाद, अंडमान से लौटने के बाद का जो भी कार्यक्रम है, और खासकर जब रिलीज हो गए, नज़रबंदी से भी छूट गए, तो उन्होंने उनको बहुत इनवाइट किया गया था कांग्रेस में। सब लोग सोचते कांग्रेस में आएंगे, वो तो कांग्रेस, सब लोग कांग्रेस में ही आते थे उस समय। तो उन्होंने कहा कैसे मैं कांग्रेस में आऊँगा, कांग्रेस किसके लिए खड़ी है? खिलाफत जब आए तो खिलाफत आंदोलन चल रहा था। उनका खिलाफत नहीं तो आफत है। अब आप सोचिए खिलाफत आंदोलन क्या था? वहाँ टर्की में जिसके लिए लोग कर रहे थे, वहाँ गणतंत्र के लिए चल रहा था कमाल पाशा के उसमें, और वो लोग जीत गए। आखिरकार वो ख़त्म ही हो गया। तो सुल्तान की पावर ख़त्म हो चुकी, सुल्तान नष्ट हो चुका था और खिलाफत भी नष्ट होने वाली थी। किसी को एक नॉमिनल खलीफा बना दिया था ये कमाल पाशा ने, उसको भी सन 24 में ख़त्म कर दिया। वहाँ वो संस्था ख़त्म हो रही, यहाँ आप उसके फेवर में पूरे देश को आलोड़ित किए हुए हैं। और क्यों गए गांधी जी? गांधी जी उसके मेंबर थे खिलाफत कमेटी, अकेले मेंबर थे हिंदू। क्यों गए? वो हिंदुओं का सपोर्ट देने के लिए गए। और जिसके पहले जो ये जो लखनऊ पैक्ट हुआ था मुस्लिम लीग में और कांग्रेस में, जो तिलक ने और जिन्ना ने साइन किया था, को रिडेंडेंट करने के लिए गए थे। और अल्टीमेटली हमारे आपके बीच की बात है, जनता भी उसको पढ़ना चाहे पढ़ ले, वो महात्मा गांधी की स्ट्रगल थी, पावर की स्ट्रगल थी।
सबसे टॉप पे पहुंचने की। अब ये सावरकर जी की किताब पर आते हैं, जी। विनायक दामोदर सावरकर, नायक बनाम प्रतिनायक। ये नायक बनाम प्रतिनायक हाल के दिनों में बहुत सारी किताबें आई हैं। विक्रम संपत जी की किताब का आपने उल्लेख भी किया है, दूसरी किताबों का भी उल्लेख किया है। या तो नायक या तो खलनायक कुछ लोगों के लिए, आपने प्रतिनायक कहा है, नायक बनाम प्रतिनायक, यही इस पुस्तक के साथ। अशोक कुमार पांडे की पुस्तक है, वो एक दूसरा पक्ष रखती है। या तो लोग सावरकर के समर्थक हैं, कट्टर, या तो लोग सावरकर के विरोधी हैं, कट्टर। दोनों ही स्थितियों में एक्सट्रीम पर जाके जो लोग विरोध करते हैं वो ये मानते हैं कि इन्होंने गांधी की हत्या में इनकी भूमिका थी और इन्होंने गोडसे को मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से इस तरह से प्रेरित किया कि वो, और जब फंस गए तो इन्होंने मुकदमे में पहचानने से गोडसे को इनकार कर दिया। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि नहीं, सावरकर जी की अपनी भूमिका रही है, उनको कठोर सश्रम कारावास और काला पानी, और सारे दर्शक हमारे जो चीजें प्रचलित हैं आमतौर पर उतनी बातें जानते हैं। इन दोनों पक्षों के बीच आपकी पुस्तक किस रूप में सामने आती है और इसकी आवश्यकता किस रूप में थी कि आपने, हालांकि भूमिका में लिखा है, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं, आपने सभी का धन्यवाद भी किया है, विक्रम संपत का भी किया, और आपने ये भी बताया है किताब में कि इस किताब की क्या जरूरत है। मैं चाह रहा हूं कि दर्शकों को आप ये दो बिंदुओं पे, एक इस किताब की आवश्यकता क्या थी और दूसरा ये नायक बनाम प्रतिनायक से आप संप्रेषित क्या करना दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। जी। दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। जी। अगर ये उनके बारे में विवाद न होता, नायक बनाम प्रतिनायक का, तो मैं ये किताब लिखता ही नहीं। कोई केवल जीवनी नहीं है ये किताब। और ये पहले तो लिखी इसीलिए गई, कंट्रोवर्सी थी, और जब लिखी गई तो उन सारे बिंदुओं को कवर किया मैंने जिन पर कंट्रोवर्सी थी। तो दोनों पक्षों के बीच सत्य क्या है, तथ्य क्या है, इसको खोजने में मैंने अवश्य शोध किया। मैंने वैसे वहाँ डिसोन किया कि मैंने कोई शोध नहीं किया है, लेकिन इन पॉइंट्स पर जिन पे इस तरह की कंट्रोवर्सी थी, उन पर मैंने शोध करके एक अंतिम तथ्यात्मक निष्कर्ष निकाला। ये मैं कह सकता हूँ नम्रतापूर्वक। अब जैसे उनका माफ़ी वीर का है, हमने बिल्कुल सिद्ध कर दिया है कि उनकी एक स्ट्रैटेजी थी, वहाँ से लौट करके अभिनव भारत जो उनकी संस्था थी उसके काम को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। इसीलिए वो वहाँ पर जो क्रांतिकारी, यंग क्रांतिकारी थे जो वहाँ जेल में थे, खासकर बंगाल से गए थे, उन सबको इकट्ठा करके क्रांति का दर्शन पढ़ा रहे थे, अभिनव भारत का दर्शन पढ़ा रहे थे। तो पढ़े लिखे आदमी थे, इतिहास राजनीति सब जानते थे। उनको क्रांति का इतिहास, क्रांति का दर्शन और उसके राजनीतिक सोच, और क्रांति से किस तरह से इतिहास में देशों को आज़ाद किया गया है, वो सब उनको पढ़ा रहे थे। उसके टैक्टिक्स, उसकी स्ट्रेटजी सब कुछ पढ़ा रहे थे। और उसका काफ़ी विरोध था, तो उसमें बड़ी मुश्किल से वो गुप्त रूप से उनको शिक्षाएँ देते थे। काफ़ी कठिन काम किया था, इसीलिए वो बाहर जाना चाहते थे। वहाँ बाहर जाने के लिए काम छुट्टी मिलती थी, मतलब कुछ दिनों के बाद बाहर जाने का, काम करने का उन लोगों को मौका मिलता था। उनको नहीं दिया गया, अंदर ही काम लिया गया उनसे। बाहर अगर जाते, बाहर जैसे ईंटें पाथना, रोड बनाना, पेड़ काटना, ये सब, उसमें उनको अधिक मौका मिलता उन लोगों को ट्रेन करने का। लेकिन उन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन किया है किस तरह से मैंने इस काम को चलाया। इस काम की तैयारी इसीलिए कर रहे थे कि ये लोग लौट करके अभिनव भारत की फिलॉसफी पूरे देश में फैलाएंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे। ये उनके सपने में भी नहीं था कि हम यहाँ पर रह जाएंगे। तो यहाँ पर रह जाने के निराकरण के लिए ही तो उन्होंने सब काम किया। अब उसकी पूरी कहानी इसमें बताई हुई। जब उनको जब काम मिला तेल पेरने का, एक दिन बेहोश हो गए। बहुत कठिन काम था, बैल का काम, 2 बैल का काम एक आदमी से, दिन भर में 30 पाउंड नारियल का तेल, बहुत कठिन है। सरसों का तेल निकालना आसान है, वो खड़-खड़ करके। तो उस दिन उन्होंने जब बेहोशी से उठे, तब उनको पहले तो विचार आया
आत्महत्या करने का। ये तो जलालत की ज़िंदगी है और तिल-तिल कर मरना है। 50 साल उनके साथ उस समय और कोई नहीं जिसको 50 साल की जेल हुई थी। और ऐसा कोई नहीं था जिसके 2 भाई वहाँ पर थे। ऐसा कोई नहीं था जिसकी सारी संपत्ति जब्त हो चुकी थी। कई मामलों में यूनिक थे वो। और तीसरा भाई भी बार-बार पकड़ा गया, कई-कई बार और उसकी डेथ भी गांधी जी के हत्या के खिलाफ जो दंगे हुए, ब्राह्मणों के खिलाफ महाराष्ट्र में, उसमें हुई, पत्थर मारने से हुई। तो पूरे परिवार ने बहुत सफ़र किया। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, उन्होंने जब ये तय कर लिया कि हमको जल्दी से जल्दी लौट करके और अभिनव भारत के काम को आगे बढ़ाना है, तभी उनके अंदर एक स्टेबिलिटी आई कि हमको हाँ, इस दिशा में काम करना है। तो शुरू में तो टॉर्चर इतना था कि वो समझते थे कि सब मेरा स्वप्न बिखर गया और देश के लिए जो कुछ हम करना चाहते थे, सब ध्वस्त हो गया। अब मैं क्या करूँगा? मरने की सोच रहे थे, आत्महत्या करने की सोच रहे थे। तो ये है एक उनके टर्निंग पॉइंट। और उसके बाद जितनी भी उनकी याचनाएँ हैं, या 3 याचिकाएँ वहाँ से भेजी, ज़्यादा नहीं भेजी थी। 3 याचिकाएँ भेजी थी, उसमें से एक गांधी जी की सलाह से भेजी थी। ये गांधी जी की हत्या में उनकी भूमिका पर एक कंट्रोवर्सी, मैं 2-3 बिंदुओं पे बात हाँ, करूँगा, उसके बाद अपने दर्शकों से चाहूँगा कि वो किताब खरीद के, हमने जितनी किताबों की बात की है, नायक बनाम प्रतिनायक भी खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें। आपको वह दृष्टि मिलेगी जिससे आप इतिहास के थोड़ा और करीब पहुँच पाएँगे, सत्यता के थोड़ा करीब पहुँच पाएँगे। एक महात्मा गांधी जी की हत्या में सावरकर जी की भूमिका को लेकर बड़ी आलोचना होती है। जैसा कि मैंने कहा भी कि ये बहुत सारे तथ्य हैं कि वो अदालत में जाते थे और उन्होंने गोडसे को पहचानने से इनकार कर दिया था। लेकिन नहीं, बहुत सारे ऐसा लोग कहते हैं कि गोडसे जो है वह मिलने गया था और सावरकर जी के घर में गया था। कुछ लोगों का कहना है कि वो ऊपर से नीचे नहीं आए थे, कुछ लोगों का कहना था मिले थे। एक ये भी, और दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सावरकर जी, अ हिंदू महासभा, अभिनव भारत, जो उनके अपने संगठन थे। तो मांसाहार को लेकर गौ गौ को माता नहीं मानते थे। ये 2 पक्ष हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने शोध के दौरान और इस पुस्तक में भी गांधी की हत्या में सावरकर की क्या भूमिका थी? और मांसाहार पर उनके क्या विचार थे? और आज जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं, तो सावरकर किस तरह से, एक तरह से इन बिंदुओं पर प्रतिपक्ष में खड़े होते हैं, आहार के विषय में, नहीं और बहुत सारी और भी चीज़, बहुत बहुत सारे। बहुत सारी जी, बातों में। देखिए वो सावरकर साहब अगर नास्तिक नहीं थे, तो अज्ञेयवादी थे, एग्नोस्टिक थे और डिक्लेयर करते थे इस चीज़ को। कोई चीज़ छिपा के नहीं किया उन्होंने। वो उनका हिंदुत्व का मतलब किसी धर्म से संबंध नहीं था उसका। उनका हिंदुत्व का एकमात्र मतलब भौगोलिक, राष्ट्रीय, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इकाई था। और सबको हिंदू मानते थे, उन सबको हिंदू मानते थे, जिनके पूर्वजों का धर्म इस भूमि में उत्पन्न हुआ, जो सिंध से लेकर के समुद्र तक यहाँ पर निवास करते रहे प्राचीन काल से, जो इस देश को अपना देश मानते हैं, जिनका कोई एम्बिशन नहीं इस देश के बाहर जाने का, तो उनका हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं रखता। उनके हिंदुत्व में सनातनी, आर्य समाजी, प्रार्थना समाजी, ब्रह्म समाजी, आपके सिख और बौद्ध सब आते हैं। ये इन सब का मिलाकर के एक समवाय है, वो हिंदुत्व है। उसका एक कॉमन फैक्टर है कि उनकी पितृभूमि और पुण्य भूमि यहाँ है। यहाँ के बाहर कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है। शेष में जो जो हैं उनको राष्ट्र नहीं मानते थे। राष्ट्र केवल हिंदुओं को माने, मतलब हिंदुत्व एक राष्ट्र बनाता है। बाकी कुछ समुदाय मानते थे और उन समुदायों को सारी सुरक्षाएँ देने के लिए वकालत करते थे, जो किसी भी देश में लोगों को मिली हुई हैं, किसी भी सेक्युलर देश में मिली हुई हैं। उन्होंने कहा भाई देखिए, पारसियों को कोई ग्रीवेंस नहीं है, ईसाइयों को, भारतीय ईसाइयों को कोई ग्रीवेंस नहीं है, यहूदी भी रहते हैं काफ़ी यहाँ पर केरला वगैरह में, उनको भी कोई ग्रीवेंस नहीं है। मुसलमानों को क्या ग्रीवेंस है? सिर्फ ग्रीवेंस ये है कि ये शासक थे यहाँ के और शासकत्व को पाना चाहते हैं, दोबारा लौटाना चाहते हैं।
बल्कि जिन्ना ने एक बार कहा भी था अंग्रेज़ों से कि जब समझौता नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि आपने मुगलों से शासन लिया था, तो हमको मुस्लिम लीग को शासन देके चले जाइए। गांधी जी ने अपने 42 के भाषण में इस चीज़ को कहा है। तो कहा ये जो उनका एम्बिशन है, वो समस्या खड़ी करता है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही, 2 राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ, कि वो तो राष्ट्र है ही नहीं। मुसलमान तो कहीं भी राष्ट्र नहीं बनाते, क्यों? उनका पूरा एम्बिशन जो है पूरी दुनिया है। उनका दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम 2 ही डिवीज़न है, उसमें राष्ट्र के लिए कोई जगह ही नहीं है। राष्ट्रीयता तो उनके लिए बहुत संकीर्णता की बात हुई, क्योंकि जहाँ इस्लाम नहीं है, वहाँ इस्लाम का प्रचार करना है, इस्लाम को लाना है, छल बल से लाना है, विजय प्राप्त करके लाना है, शस्त्र का प्रयोग करके लाना है, और फिर वो दारुल इस्लाम बनाना है उसको। और अगर नहीं हो पाता किसी भी तरीके से, तो वहाँ से हिजरत कर जानी है, वहाँ रहना ही नहीं है। तो यहाँ के मुसलमानों को वो यहाँ का ये एक राष्ट्र नहीं मानते थे, तो कोई राष्ट्र ही नहीं है। राष्ट्र केवल हिंदुओं का है, और वो एक राष्ट्र है, वो एक समुदाय है, उनको सारी सुविधाएँ, उनका सबसे बड़ा ये था कि कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए। योग्यता के आधार पर सारी नियुक्तियाँ होनी चाहिए। हर आदमी का एक आदमी एक वोट होना चाहिए। ये बहुत पक्का उनका बिल्कुल। उसी तरह से और चीज़ों में जैसे आपने पूछा, गाय को एक उपयोगी पशु मानते थे, ज़रूरी है। उस समय तो बहुत ज़रूरी था, बछड़े पैदा करता था, हल चलते थे। तो गाय को हम एक ज़रूरी पशुधन के रूप में उसका पालन-पोषण करें, संवर्धन करें, लेकिन वो माता नहीं है, न वो उसमें सारे इतने देवता 88,000 कितने देवता उसमें निवास करते हैं। वो पशु है, जो हम उससे श्रेष्ठ हैं हम। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ गाय की होती हैं जो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और इसी तरह से और आडंबर जो हैं, सारे अंधविश्वासों के खिलाफ थे। सारे अंधविश्वासों के खिलाफ थे। ये जो राम राम जप करके और युद्ध में विजय पाने की, या अल्लाह के नाम पर विजय पाने की, उनको भी सीख देते थे। इसमें लिखा हुआ है। मुसलमानों के लिए एक पूरा आर्टिकल लिखा था कि आप लोग जिस तरह से हारे हैं, स्पेन में भगाए गए वहाँ से, इराक, ईरान में अभी तक वो लोग शासन कर रहे हैं आपके ऊपर, वो वही वही अंग्रेज़ जिन्होंने हिंदुओं को परास्त किया है। तो हिंदू अपने अंधविश्वास से हारे, आप भी अपने अंधविश्वास से हार रहे हैं, अभी भी आपकी आँख नहीं खुली। पुनर्जागरण के बाद जब से प्रबोधन हुआ यूरोप में, तब से उनकी ताकत देखिए, मशीन में उनकी ताकत, अस्त्र-शस्त्र में उनकी ताकत, उनके सामने आप कहीं नहीं, हम भी कहीं नहीं हैं। तो आप आँख खोलिए, आपके दुश्मन वो लोग हैं, हम नहीं हैं। आप तो हमारे, ये भी कहते थे कि वो जो हिंदू वाला जो कॉन्सेप्ट है उनका, कि फोर फादर्स वाला, कहते थे अधिकांश मुसलमान के फोर फादर्स हिंदू थे, और इसी मिट्टी के थे, उनके पूर्वज वही थे जो हमारे पूर्वज थे। तो वो भी हिंदू हैं। इसीलिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। संगठन का आंदोलन का, शुद्धि का आंदोलन था। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से हिंदू महासभा सफल नहीं हो पाई, वो थी, वो सर्वजाति सहभोज का आंदोलन चलाया था उन्होंने। जात-पात बिल्कुल खत्म करो। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि साथ भोजन करो, विवाह अंतर्जातीय करो, और कहीं अलग से अपनी कोई पहचान न बनाओ। तो इसका आंदोलन चलाने के लिए उन्होंने सबसे पहले ये सर्वजाति, सब जहाँ कहीं भी जाते थे, वो मेहतर से लेकर के ब्राह्मण तक एक साथ भोजन करते थे। कहीं इसको बहुत विरोध हुआ, बल्कि एक ने तो कहा था कि अगर पेशवा का राज होता तो सावरकर को हाथी के पैरों तले दबा दिया जाता। तो ये कारण थे जिसकी वजह से कि वो हिंदू महासभा जो शून्य को नहीं, देखिए बहुत बड़ा शून्य था। एक ओर तो कांग्रेस कहती थी कि हम हिंदू मुसलमान सबके प्रतिनिधि हैं। दूसरी ओर मुस्लिम लीग खुल्लम खुल्ला कहती थी कि ये हिंदुओं की पार्टी है और हम मुसलमानों की पार्टी हैं। वो सब खुल्लम, उनके अंदर कोई वो नहीं था। जी। और फिर हिंदुओं के जो हित हैं, जो टकराते हैं मुसलमान, उनका कौन रिप्रेजेंट करेगा? उसको रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी उन्होंने हिंदू महासभा को बनाया, जब उसके अध्यक्ष बने 1937 में। और बार-बार उनको इसी मुद्दे पर गांधी जी से टकराना पड़ा। हैदराबाद में जब उनके खिलाफ परसिक्यूशन शुरू हुआ, वहाँ के हिंदुओं के खिलाफ बहुत अत्याचार हुआ। उस समय हिंदू महासभा ने वहाँ जाकर काम किया, और कांग्रेसियों ने भी काम करना शुरू किया। गांधी जी ने मना कर दिया, ये सांप्रदायिकता बढ़ेगी। कल भाई उनके लिए कौन बोलेगा? जैसे अछूतों के साथ जो प्रॉब्लम है, अछूत ही खड़े खड़े होके बोलेंगे पहले, तब और लोगों के समझ में आएगा। तो जो वहाँ के हिंदू
क्रश हो रहे हैं, वो पहले खड़े होंगे, तभी ना और लोग उनकी बात सुनेंगे। तो ये तो आपका डबल स्टैंडर्ड है। आप खिलाफत में तो आप उनके लिए खड़े हो गए जो कोई अपने यहाँ का इशू ही नहीं था, और वो भी और किसी देश में खिलाफत मूवमेंट नहीं हुआ, किसी देश में नहीं हुआ, क्यों तक नहीं हुई। आपसे मैं एक सवाल जी। जो गांधी की हत्या पर आपने हाँ, नहीं अभी मैं बताऊँगा जी, उसको। और एक सवाल मेरा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सावरकर की जो विचारधारा है, आज वो कितना मानते हैं उसको, संघ कितना नहीं, स्वीकार संघ करता है? संघ ऊपर-ऊपर से का सावरकर को मानता है। सावरकर को टोटैलिटी में वो स्टडी नहीं करना चाहता वो, क्योंकि वो हिंदू धर्म, उनकी हिंदुत्व की परिभाषा बिल्कुल अलग अलग थी है और वो और इनकी रेशनल, अलग। ही वाज़ अ रेशनलिस्ट। जी। जो आदमी परलोक न मानता हो, जो हुँ। आदमी अपने अंतिम संस्कार के बारे में बोला हो, कोई हमारा अंतिम संस्कार नहीं किया, कोई क्रियाकर्म नहीं किया जाएगा, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में हमको जलाया जाएगा, वो आदमी पुराणों को कैसे मानेगा? पुराणों की कहानियों को कैसे मानेगा? तो वो बिल्कुल रेशनलिस्ट आदमी थे और हिंदुओं के हित के लिए, एक देश, एक राष्ट्र के रूप में हिंदुओं के हित के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो बहुत वाजिब संघर्ष था। वो किसी इतनी इरेशनल नहीं जितने कि जिन्ना इरेशनल थे, वो राष्ट्र मानते थे। उन्होंने डेवलप, मतलब इस थ्योरी को डेवलप किया एक राष्ट्र, कि हिंदू मुसलमान 2 राष्ट्र यहाँ 2 रहते हैं। राष्ट्र हैं, 2 हम। उन्होंने कहा नहीं, कोई राष्ट्रों नहीं है, बस केवल एक राष्ट्र है हिंदुओं का। तो वो तो बहुत ही रेशनली हर चीज़ पर वो आर्ग्यू करने को तैयार थे, और अम्बेडकर से उनकी बहुत दोस्ती थी। अम्बेडकर उनके हर काम को अप्रूव करते थे। उनकी अपनी किताब में, पाकिस्तान में, उन्होंने पूरा एक चैप्टर डिवोट किया है सावरकर को। जो हिंदुओं का पक्ष था पार्टीशन में, उसको उन्होंने सावरकर का पक्ष माना है, सावरकर को रिप्रेजेंटेटिव माना हिंदुओं के पक्ष के। और गांधी के पक्ष का तो, मतलब जो कांग्रेस का जो पक्ष था, कोई पक्ष ही नहीं मानते, वो तो कहते ढुलमुल हैं, उनको सिद्धांत ही नहीं उनका, इधर से उधर। मुसलमानों की वो तो लेन-देन विश्वास करते हैं, गिव एंड टेक में और बार्गेनिंग में। कांग्रेस की पूरी राजनीति बार्गेनिंग की थी, अंग्रेजों से भी बार्गेनिंग और मुस्लिम लीग से भी बार्गेनिंग। ये सावरकर ऐसे हैं जिनका अपना एक क्लियर स्टैंड है, और सब जानते हैं कि दस फार नो फर्दर। आप हमारे साथ हो तो आपके साथ लड़ेंगे, आप हमसे हमारे साथ नहीं हो तो हम अकेले लड़ेंगे, और आप हमारे विरुद्ध हो तो आपके बावजूद लड़ेंगे, और हम आज़ादी प्राप्त करेंगे। ये क्लियर स्टैंड उनका शुरू से अंत तक था। किसी के भरोसे नहीं लड़ रहे थे वो। और जहाँ तक आप बता रहे हैं उनके साथ उनके नहीं, सब ऐसे मूर्ख नहीं थे सावरकर। उससे क्या मिलता? सब कुछ तो हो चुका था। जिसके लिए उन्होंने पूरा जीवन डिवोट कर दिया एक राष्ट्र, अखंड राष्ट्र के लिए, वो तो खंडित हो चुका था। और इर्रिवर्सिबल था। गांधी जी तो अपने आदर्श में भले मानते रहे हों कि शायद वो लौट के आ जाएंगे, वो सावरकर नहीं मानते थे इस चीज़ को। वो तो इर्रिवर्सिबल पार्टीशन हो जाएगी। इतने लोग मारे गए, इतने बलात्कार हुए, इतना विध्वंस हुआ, इतनी प्रॉपर्टी जली, इतने लोग बेघरबार होके वहाँ से भागे, इधर इधर से भागे, उधर से भागे। अब वो दोबारा मतलब यूनाइट होने के लिए था। वो जो तो सीमेंट हो गया, वो जो क्रुएल्टी हुई उसमें तो और ही, जो पहले का सौहार्द था वो भी खत्म हो गया। उसके बाद आप देखिए 4-4 लड़ाइयाँ हुई इन 2 नए राष्ट्रों में, दोनों को एटॉमिक पावर बनना पड़ा। तो उनकी बातें सही थी। वो उसको कभी हवाई थिंकिंग नहीं करते थे गांधी जी की तरह। बहुत रियलिस्ट, जमीन से जुड़े हुए आदमी थे। आगे की योजना क्या है आपकी अब? अब देखिए, अब हम भी काफ़ी 74 के हो गए हैं। अब जल्दी थकावट आ जाती है कोई चीज़ करने में। अब जो भी कर लिया, कुछ होगा, टाइम अगर मिलेगा तो करेंगे कुछ, लेकिन ये सब नहीं करेंगे हम। ये तो हमारा एक्सेप्शन है। ये तो मैंने आपको बताया ना, इतिहास में एक, जब मैं ऐतिहासिक उपन्यास लिखता था तो बार-बार ये चीज़ खटकती थी, इनके बारे में लिखना है, लिखना है। क्या बात है कि इनको ये भी लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं, गद्दार भी कहते हैं, माफ़ी वीर भी कहते हैं, इनकी पूजा भी करते हैं। अपनी आत्मकथा नहीं लिख रहे हैं आप, इतना नहीं, कुछ लिखे हैं आप तो क्यों आप आप पूरा एक राजस्व सेवा को आप इतना इरेज क्यों करना नहीं, चाहते हैं अपनी जिंदगी से? मैंने जम के काम किया वहाँ, पूरी निष्ठा से काम किया, और मैंने कि उसको छोड़ कर के मैंने किताब-विताब नहीं लिखी कुछ दिनों की। जब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम आया तो फिर उसी में डिवोट किया अपने को। वो बात नहीं है। श्रीलाल शुक्ल को तो आप जानते जी, होंगे, जी। वो हमारे बहुत शुभचिंतक थे। उन्होंने कहा अब आत्महत्या, सॉरी, आत्मकथा नहीं लिखनी चाहिए। आह! हाँ, आत्मकथा कभी भी ईमानदार
हो ही हो ही नहीं नहीं सकती। सकते। आत्मकथा पढ़ना हो तो रूसो की पढ़िए, द कन्फेशंस। अ, आपको बहुत-बहुत हाँ, आभार साहित्य तक के लिए समय निकालने के लिए। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि जो कमलाकांत त्रिपाठी जी की कृतियों का जो मूल स्वर है वह बिना पढ़े इन पुस्तकों को आप हमारी स्क्रीन पर देखे होंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पुस्तकें खरीदें, पढ़ते रहें और जानें कि हमारा इतिहास, हमारे राष्ट्रीय नायक किस तरह से बने, यह देश जिसकी बुनियाद इतनी गहरी रही है, वह किस तरह से चला गया समय के साथ और किस तरह से उसमें व्यतिक्रम आया, लेकिन अभी भी समय है। अगर आप पढ़ते रहेंगे पुस्तकें अपने बारे में और अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और सभ्यता को जानते रहेंगे, अपने राष्ट्र नायकों को जानते रहेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम ऐसी जगह पहुँचेंगे, जिसका स्वप्न इन लोगों ने देखा था, हमारे पूर्वजों ने उस संघर्ष के बीच देखा था। बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।